मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूँ, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। साथियों, अभी आपने हमारे देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को सुना, लेकिन हमारे देश के एक उपराष्ट्रपति को ऐसा क्यों कहना पड़ा, इसको जानने के लिए आपको यह जानना पड़ेगा कि इससे पहले आखिर हुआ क्या था। कुछ समय पहले ही संसद के अंदर से कई सारे विपक्षी सांसदों को संसद के अंदर से निलंबित किया गया था और ये निलंबित सांसद संसद परिसर के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी अचानक से जगदीप धनखड़ की नकल करने लगे। Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to say Narendra Modi. I understand it. That's why it's very इस पर धरने पर बैठे विपक्षी सांसद जोर जोर से हंसने लगे और कल्याण बनर्जी की इस हरकत पर राहुल गांधी भी अपने फोन से रिकॉर्डिंग करते हुए नजर आए। जगदीप धनखड़ ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया तो दी, लेकिन इस पर राजनीति भी खेल दी। वो इस मुद्दे को अपनी जाति का अपमान यानी कि जाट जाति के अपमान के ऊपर ले गए और किसानों के अपमान के ऊपर ले गए, क्योंकि उत्तर भारत में हरियाणा की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ रहने वाले जो किसान हैं, वे मुख्य रूप से जाट ही हैं। कई भाजपा नेता इसको किसानों का अपमान और जाट जाति का अपमान कह रहे हैं, लेकिन आपको इन नेताओं की बातों में ना आकर इस बात के पीछे राजनीति को समझना होगा। आइए समझते हैं। जगदीप धनखड़ की इस बात के बाद बीजेपी के सभी नेता इस बात को एक ही दिशा में ले गए और पूरे जाट समुदाय का प्रतिनिधित्व करने लगे। ये किसान पुत्र का अपमान था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्डर हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का अपमान था। अगर कोई सहानुभूति रखता है, राहुल गांधी रखते हो या टीएमसी रखती हो या एलायंस, वो संसद का अपमान भी कर रहे हैं और संसद की सुरक्षा को खतरे में भी डाल रहे हैं। उपराष्ट्रपति महोदय का मिमिक्री। लेकिन बीजेपी के लोगों से यह सवाल भी पूछना पड़ेगा कि ये लोग तब कहां थे जब दिल्ली के अंदर यही जाट और यही किसान आंदोलन कर रहे थे। 13 महीने तक चले आंदोलन में बीजेपी के किसी भी नेता ने क्या किसानों का दर्द देखा था? इन लोगों को क्या तब ये बात पता नहीं थी कि आंदोलन किसानों का ही है और उसमें मुख्य रूप से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट ही हैं? उस समय तो ये सरकार में बैठे लोग इन किसानों को दिल्ली भी नहीं आने दे रहे थे। जब किसान अपने ट्रैक्टरों में बैठकर हरियाणा से दिल्ली की ओर आ रहे थे तो उनके रास्तों में गड्ढे खोद दिए गए थे, कीलें गाड़ दी गई थी, बैरिकेड लगा दिए गए थे। जब पहली बार किसान दिल्ली में घुसे तो उनको दिल्ली में आने के लिए भी कितने बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में घुसना पड़ा था। चाहे वो हरियाणा की सरकार हो, चाहे वो केंद्र में बैठी सरकार हो, दोनों ने ही किसानों को रोकने की अपनी जी जान लगा दी थी। जब हमारे देश के किसान हमारी राजधानी दिल्ली के अंदर पूरे 13 महीनों तक पड़े रहे थे, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश ही क्यों ना हो, लेकिन वो वहां से हिले नहीं, तब तो सरकार को उनका दर्द नहीं दिखाई दिया था। जाने कितने किसानों ने ठिठुरती सर्दियों में अपने प्राण गंवा दिए। बारिश की वजह से उनकी बैठने की जगह, उनका खाना तक बर्बाद हो गया था, लेकिन तब भी किसान डटे रहे, अपनी मांग को मांगते रहे सरकार से। लेकिन उस समय तो सरकार के कान पे जू नहीं रही थी। उस समय तो इस सरकार का हृदय नहीं पिघला था किसानों के लिए, क्योंकि उस समय तो ये सरकार अपनी जिद पकड़ के बैठी हुई थी, इस घमंड में बैठी हुई थी कि देखते हैं कब तक बैठे रहेंगे, एक दिन जाएंगे तो जरूर। उस वक्त हमारे देश की मीडिया भी इन किसानों को आतंकवादी कह रही थी, खालिस्तानी कह रही थी। स्वाभाविक सी बात है, जिस आंदोलन के अंदर लाखों लोग सम्मिलित हों, उस आंदोलन के अंदर कुछ खालिस्तानी लोग भी सम्मिलित हुए थे, लेकिन वो खालिस्तानी लोग इस आंदोलन को नहीं चला रहे थे।
इस आंदोलन को चलाने वाले सामान्य किसान थे, तो ये मीडिया गांव में रहने वाले उन सामान्य किसानों को भी खालिस्तानी बोल रही थी। आज अचानक से इन लोगों के मन के अंदर, जिनको एक समय पहले खालिस्तानी कह रहे थे, अचानक से उनके लिए सम्मान जाग गया है। सरकार को हमेशा इंटेलिजेंस के माध्यम से खबर रहती है कि किस आंदोलन के अंदर कितने संगठन हैं, कितने लोग हैं और वहां पर किस किस विचारधाराओं के लोग आ गए हैं। सरकार ये बात बहुत अच्छे से जानती थी कि इतने बड़े आंदोलन के अंदर जिसमें लाखों लोग सम्मिलित हैं, उसमें चंद खालिस्तानी लोग शामिल हो गए हैं, तो उसकी वजह से हम पूरे आंदोलन को खालिस्तानी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी इस सरकार ने मीडिया को ये कहने के लिए मजबूर किया कि तुम इस आंदोलन को खालिस्तानी घोषित करो। इस बात को अगर हम बिल्कुल सामान्य बुद्धि से समझें तो इससे तो हमें यही पता लगता है कि ये जो भाजपा के लोग हैं, ये तो बस एक सरकार में बने रहने के लिए इस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि अगर इनका किसी बात पर मानना होता तो वो चिरकालीन तक मानना होता। अगर उन किसानों को इन्होंने खालिस्तानी घोषित किया था तो आज भी खालिस्तानी ही मानते। आज अचानक से उनको कैसे किसान मानने लग गए? इस बात से तो आपको समझना होगा कि ये लोग बस सत्ता में बने रहने के लिए राजनीति करते हैं। ये राज्य को चलाने के लिए नीति नहीं बनाते, ये राज्य में बने रहने के लिए ही नीति बनाते हैं। जब 13 महीनों तक किसान दिल्ली के अंदर बैठे थे, तब हमारे 750 किसान शहीद हो गए थे। तब इस निर्दयी सरकार का दिल नहीं पसीजा था। लेकिन बाद में कब जाकर पसीजा? जब पंजाब के अंदर चुनाव आने वाले थे। जैसे ही चुनाव आने वाले थे, तुरंत मोदी जी सबके सामने आए। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। 750 किसान मरने के बाद उनको ये बात समझ आई, और 750 किसानों के मरने की वजह से समझ नहीं आई, चुनाव की वजह से समझ आई। तो इससे हमें स्पष्ट हो जाता है कि इस सरकार का बस सत्ता में बने रहना ही अंतिम उद्देश्य है। जनता या जनता की सेवा या जनता के लिए नीति बनाना उनका उद्देश्य नहीं है। असलियत में राजनेताओं का उद्देश्य क्या होना चाहिए? जनता की सेवा, जनता के लिए सदैव नीति बनाने की मंशा अपने दिमाग में रहना, और उसके लिए अगर सत्ता में आना पड़े तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। लेकिन हमारा प्रथम उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमें अपनी जनता की सेवा करनी है। उसके लिए अगर सत्ता में जाना पड़ा, प्रधानमंत्री बनना पड़ा, एमएलए बनना पड़ा, एमपी बनना पड़ा, तो बनना पड़ेगा। लेकिन इन लोगों का उद्देश्य क्या है कि हमें सत्ता में जाना है, उसके माध्यम से जनता की सेवा हो ना हो वो बात की बात है, लेकिन सत्ता में जाना परम उद्देश्य है। इस बात से तो यही सिद्ध हो रहा है। तो एक और तो कल्याण बनर्जी जैसे सांसद हैं जो इनका मजाक उड़ा के अपनी परवरिश का परिचय दे रहे थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है, जगदीप धनखड़, ये भी कोई सम्मान के योग्य व्यक्ति नहीं है। जब आप लोग जगदीप धनखड़ को देखते हैं, उनके बयानों को सुनते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, तो उससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि ये एक सत्ता के चाटुकार हैं। तो साथियों, सरकार के द्वारा इस प्रकार की गई राजनीति को आपको गहराई से समझना पड़ेगा। अपने विवेक से आपको यह समझना पड़ेगा कि दिन रात जो मीडिया दिखा रही है क्या वो सही है। आजकल की जो मीडिया है वो कंपनियां हैं, कंपनियों द्वारा ये मीडिया चैनल चलाए जाते हैं, और किसी भी कंपनी का उद्देश्य होता है मुनाफा, फायदा। जिसमें उसको फायदा दिखाई देता है वह दिन रात उसी प्रकार की खबरें दिखाता है। जो उसको फायदा कराता है वह उसके मतलब की खबर दिखाता है दिन रात। तो मीडिया में दिखाई गई बातों को आपको अपने विवेक से तोलना होगा, क्या ये सही है या फिर गलत। और सरकार द्वारा बताए गए झूठों से बचकर हमें खुद का, अपना एक युवाओं का संगठन तैयार करना होगा। हम देशभक्तों को आपस में मिलकर इस देश को बचाना होगा। हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। और आप सभी का बैंकों का मायाजाल किताब पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे पढ़ने के लिए आप इसी नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।